नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पेपर श्रृंखला का हमने लगभग जो है वो क्वेश्चन संख्याओं की अगर यहाँ पे बात करें तो हम लगभग 25 से प्लस क्वेश्चन हम इस पेपर के हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम आज के जो अगले क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न पत्र रहा, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन संख्या 28 से आज हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है मानचित्र में महानगरीय तथा ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आरेखीय विधि होगी। ध्यान रखिएगा, हम कार्टोग्राफी पढ़ते हैं एक तो वो वाली, और उसी में जो डॉट मेथड है उसकी यहाँ पर बात करने वाला है, जिसमें महानगर और ग्रामीण जनसंख्या को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। स्टेन डी गिर आयतन विधि में, स्टील जेन बावर क्षेत्रीय विधि में, समागम रेखा बहुबिंदु विधि में, समानुपाती वर्त और बिंदु विधि में। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेन डी गिर आयतन विधि, जिसमें महानगर और ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी जनसंख्या को एक साथ क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29 है, निम्न में से कौन सा एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? अवतलन, उत्थान, भूस्खलन और निमज्जन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अवतलन, उत्थान और निमज्जन। ये सभी के सभी महादेशीय संचलन है, जबकि भूस्खलन जो है एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लैंडस्लाइड जो है ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन संख्या 30 है, निम्नलिखित में से अनाच्छादन प्रक्रमों को क्रमानुसार लगाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय और परिवहन। इनमें से सही व्यवस्थित क्रम में इसको में रखना है कि सबसे पहले इसमें कौन सी क्रिया होती है। तो सबसे पहले इसमें होता है अपक्षय। नंबर 1 पे क्या आएगा, अपक्षय आएगा। ठीक है, अपक्षय के बाद में क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन के बाद में क्या होता है, परिवहन होता है, और लास्ट में जाके इनका क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो सबसे पहले में सी ढूंढना है, बिल्कुल सी यहाँ पर भी है। उसके बाद में ए ढूंढना है, यहाँ पर भी ए है, अच्छा यहाँ पर ए नहीं है, तो इसका मतलब डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर डी होगा और फिर क्या होगा, बी होगा। तो किसी भी प्रक्रिया में सबसे पहले अपक्षय होगा, टूटना होगा, फिर उसका आगे की ओर जाना अपर्दन होगा, बहाव उसका परिवहन होगा, और लास्ट में उसका कहीं पर भी जमाव जो होगा वो क्या होगा, निक्षेपण होगा। तो अपक्षय, अपर्दन और क्या हो जाएगा, निक्षेपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 31, कौन सा सुमेलित नहीं है? भूसन्नति सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जोली का है, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स का है, और महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत वेगनर का है। क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भूसन्नति सिद्धांत कोबर का ये तो सही है, संवहन तरंग सिद्धांत जो है होम्स का ये भी सही है, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत वेगनर का है ये भी सही है, परंतु महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत ये किसका है, डेली महोदय का है। ये किसका है, डेली का है। और इन्होंने जो जोली ने जो दिया था वो किससे संबंध दिया था? जोली का जो सिद्धांत था ये रेडियो एक्टिव सिद्धांत या तापीय संकुचन सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जोली का जो था रेडियो एक्टिव जो सिद्धांत था वो किसका था, या जिसे हम तापीय संकुचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि बी किसका है, डेली का होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? प्लाया झील का उदाहरण है ग्रेट साल्वे, वान झील, लापनौर झील और गोहाना झील। निम्न में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? तो यहाँ पे लापनौर झील जो है ये चीन में है, और ये कहाँ पर बनती है, मरुस्थलीय भाग में बनती है। मरुस्थलीय भाग में
ये बरसाती और खारे पानी की झील होती है और ये एक अस्थायी झील होती है। ऐसा उदाहरण राजस्थान के जैसलमेर में उदाहरण देखा गया है। प्लाया झील जो वर्षा ऋतु में इनमें जल जमा हो जाता है और कुछ दिनों बाद ये वापस क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो लौपनौर झील चीन में है और ये किस प्रकार का उदाहरण है, खारे पानी की जो प्लाया झील है इसका उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? नाइजर डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा और हांग्यो नदी का डेल्टा। तो इसमें मिसिसिपी नदी जो है अमेरिका मिसौरी वाली जो नदी है, ये नदी जो है वो पंजाकार क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। जब ये अपना जल महासागर में गिराती है तो इस प्रकार से क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है। तो ये पंजाकार डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सा होता है, आपके है मिसिसिपी। और एक होता है चापाकार, चाप के समान बनाती है, और एक क्या होता है, पंजाकार। तो ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछता है, पंजा डेल्टा। 34 है, कौन सा एक क्रास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? ट्रेवटाइन, युवाला, दस्ती निवेशिका और डोलाइन। क्या पूछा है, अपर्दन पूछा है या निक्षेपण पूछा है? तो निक्षेपण पूछा है। तो ये जो नीचे वाले तीन हैं ये अपर्दन स्थलाकृति है। क्रास्ट का मतलब होता है चूना, चूना अपर्दन की जो स्थली है उसमें युवाला, दस्ती निवेशिका और डोलाइन है। जबकि ट्रेवटाइन जो है ये कैसी स्थलाकृति है, ये एक निक्षेपण स्थलाकृति है। कैसी स्थलाकृति है, ये एक निक्षेपण स्थलाकृति। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 35, ड्राई कांटर संबंधित है क्रास्ट स्थलाकृति से, शुष्क स्थलाकृति से, हिमानी स्थलाकृति से और तटीय स्थलाकृति से। तो ड्राई कांटर जो है ये एक किस प्रकार की स्थलाकृति है? तो मैं आपको बता दूं, ड्राई कांटर जो है ये एक शुष्क स्थलाकृति है। ठीक है। ये कैसी स्थलाकृति है, क्योंकि ये पथरीला जो मरुस्थलीय प्रदेश होता है उसमें एक पत्थर होता है, उसकी तीन शेप निकल आते हैं, तीन कोने से निकल आते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई कांटर कहते हैं। तो ये शुष्क प्रदेश जो होते हैं यानी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, वहाँ पर ये एक पत्थर जो होता है वहाँ उसके तीन और क्या निकल जाते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तो ये ड्राई कांटर, ध्यान रखना, मरुस्थल में बनने वाली एक तिकोना स्थलाकृति होती है, तिकोना। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपर्दनात्मक भूरूप नहीं है? नूनाटक, तीक्ष्ण कटक, भेड़पीठ शैल और कैम। इसमें से हिमानी का स्थलाकृति तो है लेकिन अपर्दन का यहाँ पे कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे अपर्दन का उदाहरण कौन सा नहीं है? नूनाटक निक्षेपण, केम जो है, केम स्थलाकृति अपर्दन नहीं है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं, ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तीक्ष्ण, भेड़पीठ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? जलीय तटबंध, क्रास्ट भूसम और तटीय रोधिका। इसमें देखो प्रश्न थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हुआ है। जल तटबंध से होता है ये तो सही है, क्रास्ट स्थलाकृति भूस्तंभ होता है क्या, ये देखना पड़ेगा, और तटीय जो है वो रोधिका बनता है, ये तो सही है। तो इसमें क्रास्ट जो स्थलाकृति है ये भूस्तंभ नहीं होता है, क्योंकि भूस्तंभ कहाँ बनता है, मरुस्थलीय भाग में एक जमीन का ऊपर जो ये हिस्सा छड़ जाता है तो ये भूस्तंभ का प्रकार है। ठीक है। तो ये भूस्तंभ होता है, इसलिए क्रास्ट भूस्तंभ की स्थलाकृति में नहीं आता। बाकी ये तीन ऑप्शन सही है, ये वाला जो ऑप्शन है ये कटा हुआ है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 38, कथन ए है और एक कथन आर जो कारण है इसमें आपको चाटना है। अनुदैर्घ्य स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है। सीप की आकृति अर्धचंद्राकार है। निम्नलिखित में से कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करेंगे, चयन करेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु क्या है, आर सही है। तो मैं आपको बता दूं,
सीप जो आकृति होती है वो अर्धचंद्राकार नहीं होती है। बरखान जो होता है, बरखान जो होता है वो होता है अर्धचंद्राकार। तो ये चंद्राकार नहीं होता है सीप, ये तो केवल एक पूंछ वाला होता है। ये क्या होता है, ये तलवार की भांति होता है, मतलब ये चाप की भांति होता है। किसकी भांति होता है, ये चाप की भांति होता है। तो इसमें एक तो सही है, परंतु आर क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 है, विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। विश्व के कौन से क्षेत्रों में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? उष्ण कटिबंधीय में, शीतोष्ण में, ध्रुव में और भूमध्य रेखियों में। तो भूमध्य रेखा प्रदेश है, इस प्रदेश में वार्षिक तापांतर जो है सबसे कम होता है। तापांतर का मतलब ये हो गया, आप तो ये समझ लीजिएगा, 5 डिग्री नॉर्थ से लगभग 5 डिग्री साउथ, कहाँ, इसके बीच में तापांतर जो है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है, जिसकी वजह से तापांतर की स्थिति क्या होती है, सबसे कम देखी जाती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ये देखने को मिलता है, बाकी तो सब जगह तापांतर में क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। क्वेश्चन संख्या 40 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? अक्षांश स्थिति, दिन की अवधि, वायुमंडलीय दाब और समुद्र तल से ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण तापमान का जो पृथ्वी की सतह को प्रभावित नहीं करता है? अक्षांश स्थिति तो बिल्कुल करेगी, दिन की अवधि भी करेगी, वायुमंडलीय दाब ये देखना पड़ेगा और समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये वायुमंडलीय दाब जो है इसका तापमान के परिवर्तन में या प्रभावित होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अक्षांश स्थिति का पड़ेगा, दिन की अवधि का पड़ेगा और समुद्र तल से ऊंचाई का पड़ेगा, वनस्पतियों का पड़ेगा, लेकिन इसका वायुमंडलीय दाब का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वायुमंडल पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में लगाइएगा। ठीक है, तो हम वायुमंडलीय पेटियों को, सबसे पहले भूमध्य रेखा न्यून दाब की पेटियां हैं और ये सही है। भूमध्य रेखा न्यून दाब की पेटियां हैं सबसे पहले। उसके बाद में आएगा उपोषण उच्च तो आएगा या उपध्रुवीय आएगा? तो उपोषण उच्च आएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा उपध्रुवीय। उपोषण उच्च हो गया, ये उपध्रुवीय हो गया है। और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा ध्रुवीय। क्या आएगा? ध्रुवीय आएगा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय, उपोषण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय, तो इसका मतलब सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 42, पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति होती है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों पर, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर, उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों पर और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों पर। तो पछुआ हवाओं की सर्वाधिक गति जो होती है वो कहाँ पर होती है? दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में भी, स्पेशल रूप से 30 डिग्री साउथ से लेकर के 40 डिग्री साउथ तक का जो भाग है वहाँ पर, जहाँ पर आपने सुना होगा चीखता साटा, गरजता चालीसा और भयंकर पचासा, ये जो शब्द आपने सुने हैं, पचासा, साठा, चालीसा, गरजता चालीसा, तो ये जो शब्द है 40 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास वाला, ये महासागरों में तीव्र गति का क्या बन जाता है? केंद्र बन जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 43, सीटी वायु राशियों का स्रोत कौन सा अक्षांशीय प्रदेश है? 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर या दक्षिणी, 15 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री दक्षिणी, 35 से 45 उत्तरी और दक्षिणी, 40 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। सीटी वायु राशियों का केंद्र कौन सा बनता है? ये हमें देखना है। तो सीटी जो वायु राशियाँ हैं
ये 15 से 35 उत्तर और दक्षिण के बीच में बनता है। 35 से 15 उत्तरी गोलार्ध में और 15 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 से 35 उत्तर और दक्षिणी। क्वेश्चन संख्या 44 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषुवत के प्रदेशों में वर्षा का औसत वार्षिक योग सर्वाधिक होता है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित प्रदेश कम वर्षा वाले होते हैं। ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। पर्वतीय भाग में वायु के ऊपर ऊष्मा प्रादेशिक जल वर्षा वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से ठंडी महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो तटों पर अच्छी वर्षा करती है, नहीं, ये तो वर्षा कम करती हैं, जिसकी वजह से विश्व में बहुत सारे मरुस्थलों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। कालाहारी मरुस्थल इसी का एक परिणाम है। तो ये जो तटों पर ठंडी जो हवाएं होती हैं ये मरुस्थल को क्या करती हैं? निर्मित करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण 1931 के प्रमुख आधार थे वर्षण प्रभावित, मासिक वर्षण, तापीय दक्षता और औसत मासिक तापक्रम। थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण 1931 के मुख्य आधार क्या हैं? तो उन्होंने एक तो बताया था वर्षण प्रभावितता और एक बताया था उन्होंने तापीय दक्षता। तो ए और सी कहां पर हैं? सी। ए और सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तापमान प्रतिलोपन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना, जब आकाश साफ हो तो प्रति चक्रवातीय दशाएं हो, जब धरातल बर्फ व हिम से ढका हो। तापमान प्रतिलोपन के लिए कौन सी दशा उपयुक्त नहीं पाई जाती है? तो धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से ढका होना इसके लिए जरूरी नहीं होता है। शीत ऋतु में शांत और आकाश मौसम साफ हो, जब आकाश साफ हो और प्रति चक्रवातीय दशा हो, धरातल जब बर्फ और हिम से ढका हो, तो ये तापीय प्रतिलोपन की स्थिति को बनाती है। बाकी धरातल की जो प्राकृतिक वनस्पति है इसका इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं देखना को पड़ता है। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक अंध महासागर में, उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में और दक्षिणी हिंद महासागर में। टेलीग्राफ पठार जो है ये मान लेते हैं नॉर्थ अटलांटिक और ये हो जाएगा साउथ अटलांटिक। तो टेलीग्राफ पठार की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आपने सुना होगा वाल्विस कटक, टेलीग्राफ कटक, तो ये कहाँ पर है? ये आपके उत्तरी अटलांटिक में है। अगला है क्वेश्चन संख्या 48, एलिवेशन खाई गर्त स्थित है पूर्वी हिंद महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में और पश्चिमी हिंद महासागर में। एलिवेशन जो गर्त है वो कहाँ पर है? तो एलिवेशन जो गर्त है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एलिवेशन खाई जो है ये कहाँ पर है? ये एलिवेशन द्वीप का नाम सुना होगा आपने, और यहाँ पर कई सक्रिय क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। 49 है, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 5 उत्तरी से 10 उत्तरी डिग्री अक्षांश तक, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सर्वाधिक क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागरीय संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मोनोजाइट और अभ्रक। जो सागर में यानी समुद्र में नहीं पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाया जाता है, मोनोजाइट केरल में बहुत रूप से पाया जाता है, अभ्रक जो होता है ये धरातल पर मिलने वाली एक खनिज संसाधन है।
ये धरातल पर मिलने वाला है। भारत में बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा ज़िले में इसकी अभ्रक की सर्वाधिक ईंटें बनाई जाती हैं। इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश में भी ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? और ये अभ्रक जो है कैसा धातु है? ये तापरोधी है, ये ताप को रोकता है, और एक ये अधात्विक में आता है। ये किस में आता है? अधात्विक में आता है। तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त हुई है। अगली क्लास में हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। टेलीग्राम पर ये आपको जितनी भी क्लासें हैं उसकी जानकारी प्लस क्लास की PDF मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।